हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम वापस से लेके आ चुके हैं पुरानी हवेली का भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर गिरते ही उस औरत का शरीर धुआं धुआं होकर अदृश्य हो गया। ये सब कैसे हो रहा था पता नहीं। कदाचित किसी अदृश्य शक्ति ने सहायता की हो। हम दोनों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। कुछ पलों के लिए उसने हमें राहत की सांस ली और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। आयुष भी अब समझ चुका था, अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो अपने डर पे काबू पाना होगा। अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत थी। मेरी नज़र पास में पड़े हुए लकड़ी के डंडे पर पड़ी, जिसे जलाकर रोशनी की जा सकती थी। उस लकड़ी पर रुमाल बांधकर हमने एक मशाल जैसी चीज़ तैयार कर ली। हम दोनों को अब उस कमरे में फिर से दाखिल होना था जिसमें उस औरत का तंत्र साधना हो रही थी। मशाल को जलाने के लिए उसी पात्र से आग लेनी थी जिसमें खून की आहुति दी जा रही थी। अपने डर को कुछ पलों के लिए नियंत्रित करके हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस आगे के पात्र के पास पहुंच गए। वह कंकाल मुंड अभी भी उस पात्र के ऊपर ज्यों का त्यों हवा में घूम रहा था। उसकी आंखों से अभी तक वो काला धुआं निकलने जारी था। हम दोनों ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पात्र में जलती आग से अपनी मशाल जलाकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें हवेली का वह मुख्य द्वार दिखाई देने लगा जिससे होकर हमने हवेली में प्रवेश किया था। हम तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ने लगे। वही दुर्गंध फिर से हमारा दम घोटने को तैयार थी, जिसकी वजह से हम हवेली में आने के बाद मूर्छित हुए थे। हम मुंह पर हाथ रखकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े जा रहे थे। अचानक मेरे कदम किसी चीज़ से टकराकर लड़खड़ा गए और मैं खुद को गिरने से रोक नहीं पाया। मेरा और आयुष का हाथ छूट गया। मैंने दाएं हाथ से आयुष का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे बाएं हाथ में मशाल थी। जैसे ही हम दोनों का हाथ छूटा, मशाल भी मेरे साथ नीचे फर्श पर आ गिरी। उसकी रोशनी में मुझे वही जानवर का कंकाल दिखा जिससे मैं अंदर आते वक्त भी टकराया था। मेरे फर्श पर गिरते ही हवेली में वही ठास फिर से गूंजने लगा और दूसरे ही पल वो डरावनी औरत हमारे सामने आकर प्रकट हो गई। कहाँ हम कुछ ही पलों में हवेली से बाहर निकलकर चैन की सांस लेने का सपना लिए बैठ रहे थे, और वहाँ जब जहन्नुम से भी खतरनाक मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी, तो अब भला क्या कर सकते हैं। वह विभत्स दुर्गंध और वह खतरनाक औरत दोनों हमारे जानी दुश्मन बन चुके थे। यहाँ शैतानी पंजा आगे बढ़ाकर उसने आयुष को गले से उठा लिया। मेरे साथ भी उसने यही दोहराने की कोशिश की, पर पहले की तरफ फिर से मुझे छूते ही उसे झटका लगा। पर इस बार झटका इतना प्रभावशाली नहीं था कि उसको उछालकर पीछे की ओर फेंक दे। जोर जोर से अपनी भयानक हंसी से अट्टहास करने लगी वह। जब उसने झटका खाया, मेरे हाथ में बंधी अभिमंत्रित मौली खोलकर ज़मीन पर गिर गई। मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि हो न हो मुझे छूकर दो दो बार उसके दूर हटने के पीछे उसी अभिमंत्रित मौली का चमत्कार है, पर तीसरी बार उसका इतना प्रभाव उस औरत पर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मौली के टूटते ही उस औरत की हंसी से पूरी हवेली गूंजने लगी। मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसने अपना दायां पंजा फिर से आगे बढ़ाया। इस बार तो पक्का मेरी जान जाने वाली है, यह सोचकर मैंने एक पल के लिए तो अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसका मुकाबला करने का ठान लिया। आंखें बंद करके उसके हाथों अपनी मौत का इंतज़ार करने की बजाय पूरी ताकत जुटाकर उसका सामना करना मैंने सही समझा। मेरे हाथ में उसका मुकाबला करने के लिए कुछ था तो सिर्फ वह जलती हुई मशाल। अक्सर बुरी ताकतें आग से डरती हैं। इस गलतफहमी का शिकार होकर मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई मशाल से उस पर वार करके खुद का बचाव करने की कोशिश करी, पर यह क्या, आग तो उस पर कोई असर होता नजर नहीं आया। उल्टा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने बुरी तरह चीखते हुए अपने हाथ से आयुष का गला छोड़कर उसको ज़मीन पर पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। आयुष ज़मीन पर गिर चुका था।
मैंने देर न करते हुए तुरंत सहारा देकर आयुष को उठाया और उसको पीछे हटने के लिए इशारा किया। उस औरत की बदबूदार सांसें को अब और सहन कर पाना हमारे वश से बाहर हो रहा था। हम दोनों वहां से धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाने का निश्चय किया। हमारे कदमों के पीछे हटते देख पहली बार उसने अपनी हंसी को बंद करके कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। यह हमारे लिए पहले से भी बहुत ज़्यादा डरावना था और अजीब था, क्योंकि इतनी देर में पहली बार उसने अपनी दानवी हंसी को बंद करके कुछ बोलने की कोशिश की थी। इस दरमियान मेरे जहन में यही सवाल चल रहा था कि हो ना हो उस मौली से ज़रूर इसकी ताकत कम होगी, क्योंकि अब तक उसने मुझे 3 बार छूने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे झटका लगा और वह नाकामयाब हो गई। यह माँ दुर्गा की अभिमंत्रित मौली थी जो मेरी दादी ने मुझे दी थी, पर अब तो यह भी खुलकर कहीं गिर चुकी थी। इस वक्त मुझे कैसे भी करके उस मौली को ढूंढना था। मैं मशाल को ज़मीन की तरफ करके उस मौली को ढूंढने के लिए अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। अब क्या ढूंढ रहा है तू? देखता नहीं मौत सामने खड़ी है। यह सब छोड़, मेरा हाथ पकड़ और भाग चल यहाँ से। आयुष के इन शब्दों ने मेरा ध्यान भटका दिया। इतनी देर बाद तो उसने कुछ बोला था, वरना हवेली में आने के बाद तो डर के मारे उसकी हिग्गी ही बन चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे अब थोड़ा सुकून मिल रहा था। मौत के साथ हो रही इस लड़ाई में अब मैं खुद को पहले से कुछ कम लाचार महसूस कर रहा था। एक ही तो दोस्त था वहाँ पर मेरा, वहाँ पर ही क्यों पूरे किशनगढ़ में बस वही मेरा साथी था। जब से उस औरत ने आयुष पर वशीकरण किया तो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था वो। जब मैं उसको उस खून की आहुति वाले पात्र और चमकते हुए कंकाल मुंड वाले कमरे से बाहर निकाल कर लाया, तब से अभी तक हम दोनों इस औरत से बचने के लिए बस इधर से उधर भाग ही रहे थे। लेकिन अब उसको पहले की तरह बोलता देख मेरी ताकत मानो दुगनी हो गई। मुझ में एक अलग सा जोश आ गया। अब मैं अकेला नहीं था। मैं वो मौली ढूंढ रहा था जो मेरे हाथ में बंधी थी। उसकी वजह से ही शायद हमें अभी तक बचते आ रहे हैं। तू भी ढूंढ उसको जल्द से जल्द। मेरी ये बात सुनकर आयुष भी काम पर लग गया। अब हम एक से भले 2 हो चुके थे। आयुष की नज़र मौली पर पड़ी और वह इस पल भर की जीत से खुश होकर चीख पड़ा, वो रही मौली, उसके पास, उसके पैरों के पास। यह सुनकर मैंने भी फौरन अपनी नज़रें दौड़ाई। हाँ, मौली तो वहीं पर थी, नीचे, उस औरत के पैरों के पास। मैंने फुर्ती दिखाते हुए फौरन नीचे की तरफ झुककर उस मौली को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं मौली को उठा पाता उससे पहले ही उस औरत ने उस मौली को अपने पैरों तले दबा दिया। जो मौली हमारे बचने की आखिरी उम्मीद थी, वह तो अब उसके पैरों के तले दबी हुई पड़ी थी। उसका शैतानी अट्टहास एक बार फिर हमारे कान के पर्दे को फाड़ने के लिए तैयार था। हम मरना तय था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आयुष और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखते और फिर उस भयानक रूप से जली हुई औरत को। हम लोगों को धीरे धीरे से समझ आ रहा था कि मौली को शक्ति का प्रभाव खत्म हो चुका है। उस औरत ने मौली को अपने पैरों से सरकाकर दूर फेंक दिया और खुद हंसते हुए हवा में उड़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथ हम दोनों को पकड़ने के लिए एक साथ बढ़ा दिए। वहाँ से उधर उधर भागकर अपनी जान बचाए रखने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। हम दोनों ने पहले सोचा कि दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन वहाँ अंधेरा था और हमारे पास एक ही मशाल थी। दोनों का अलग अलग भागना संभव नहीं था। मुझे आयुष की चिंता थी, या पता नहीं क्या था, शायद मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझ रहा था। मैंने मशाल आयुष के हाथ में थमा दी। आयुष, तू भाग, ये मशाल ले और दरवाजे की तरफ जा। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर, मैं इसको कैसे न कैसे चकमा देने की कोशिश करता हूँ, मैंने हाँफते हुए कहा। अबे हीरो समझ रहा है क्या अपने आप को? देखता नहीं भूतनी है वो, तेरे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है जिसे तू चमका कर भगा देगा। और जब तू मुझे अकेले छोड़कर नहीं भागा तो मैं कैसे चला जाऊँ? आयुष ने सहमी हुई आवाज़ में अकड़ दिखाते हुए कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों पीछे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियों पर चढ़कर हम दूसरी मंजिल की तरफ जाने लगे। चढ़ते चढ़ते आयुष पीछे मुड़कर बार बार उस डरावनी औरत को देखे जा रहा था। बार बार उसको मुड़कर मत देख,
वो एक ही झटके में सामने आ सकती है, मैंने आयुष पर चढ़ते हुए कहा। चुप रहे थोड़ी देर, ज्ञान मत बांट। मैं काफ़ी देर से कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे सब पता है ना, सामने आ जाएगी वो एक ही झटके में, तब तो उसकी कमज़ोरी भी पता होगी। मुझे तो कुछ सोचने दे नहीं रहा। अब तू ही बता, क्या कमज़ोरी है उसकी? आयुष ने मेरी बात पर झट से पलट कर जवाब दिया। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अभी प्लीज़ लड़ाई मत कर। और उसकी कमज़ोरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो बातें अभी उसके बारे में मैं जान पाया हूँ। हो सकता है यहाँ से भागने का रास्ता निकालने में उनसे कुछ मदद मिल जाए। कौन सी दो बातें, जल्दी बता। एक तो ये आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर मशाल से वार किया, ये पीछे हटने की बजाय और ताकतवर हो गई। इसका जला हुआ शरीर देखने से ही लग रहा है कि उसकी मौत आग में जलने से हुई होगी। उसके बाद से ही शायद यह यहाँ भटक रही होगी। बात में दम तो है तेरी। चल अब दूसरी बात भी बता फटाफट। दूसरी बात यह है, पवित्र चीज़ों से इसको नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। थोड़ी ही देर में उनका असर खत्म हो जाता है, जैसे मौली के साथ हुआ। ठीक है, दो बातें तो तूने बता दी, अब एक बात मेरी भी सुन। उधर देख, पीछे, और उस भूतनी की हंसी को ध्यान से सुन। मुझे लग रहा है ये इसकी हंसी नहीं है। असल में ये कुछ बोलती ही नहीं है। हमने अभी तक इसको सिर्फ बड़बड़ाते हुए ही सुना है। सुना भी नहीं, सिर्फ देखा है। तो फिर ये हंस कैसे सकती है? सोच। आयुष की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। डरने और इधर उधर भागने के चक्कर में मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आयुष से मशाल ली और पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगा। वह हवा में उड़ते हुए हम दोनों की तरफ ऊपर की मंजिल पर ही आ रही थी। उसकी हंसी अभी भी पहले की तरह ही हवेली में गूंज रही थी। मैंने जब उसको ध्यान से देखने की कोशिश की, तब मैंने भी यही पाया कि हंसने की आवाज़ कहीं और से आ रही थी। वो औरत तो केवल हंसने का अभिनय कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है यार। चलती फिरती ये औरत है, हवा में उड़ती है और हम पर हमला भी यही करती है। बड़बड़ाती है, लेकिन हंसने की आवाज़ कहीं और से आती है। मतलब इसके अलावा कोई और भी होना चाहिए यहाँ पर, मैंने भागते भागते आयुष से कहा। और कौन होगा? जो भी होगा इसके तरह भूत ही होगा, आयुष ने डरते हुए जवाब दिया। हम दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों के रास्ते हवेली की छत की तरफ जाने लगे। छत का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा अब हमसे 2 गज की ही दूरी पर था, लेकिन दूसरी तरफ बने एक बड़े कमरे में किसी और के होने का आभास भी हमें होने लगा। किसी की पायल के बजने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ कैसी है? कोई और तो इस हवेली में नहीं फंसा? मैंने सवालिया लहजे में आयुष को देखते हुए कहा। कोई नहीं फंसा है, हम दोनों के अलावा। कोई फंसा होता तो अभी तक जिंदा नहीं बचता। वो ना हो ये उसी दूसरी औरत की पायल की आवाज़ है जिसकी हंसी को हम अभी तक सुनते आए हैं, आयुष ने पीछे देखते हुए जवाब दिया। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ और कह पाता उससे पहले मुझे आयुष के चेहरे पर कुछ विस्मय के भाव नजर आने लगे। वह अभी भी पीछे ही देख रहा था। क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख रहा है? भूतनी तो हम देख ही चुके हैं। अरे अब वो नहीं दिख रही है, उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। ये कैसा संकेत है? मैंने भी मुड़कर पीछे देखा। अब वो औरत हमारे पीछे नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे? हवेली के इस हिस्से में कोई ना कोई बात ज़रूर है, आयुष ने अचरज भरी मुद्रा में कहा। हम दोनों छत के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खोलने के लिए मशाल ने जैसे ही आयुष ने उस पर रोशनी डाली, वहाँ से छोटे छोटे कीड़े और मकड़ियाँ नीचे गिरने लगी। मकड़ियों के अनगिनत जाल वहाँ फैले हुए थे और दरवाजे पर कुमकुम से कई सारे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए थे। दरवाज़ा खोलने वाली जगह को बहुत सारे ताबीज़ों से दंडतापूर्वक बांधा गया था। ओ तो ये बात है, इन ताबीज़ों की वजह से वो औरत यहाँ नहीं आ पा रही है। आयुष को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। अब हम लोगों को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो पायल की आवाज़ जिस कमरे से आ रही थी, उसका दरवाज़ा एक अप्रिय चरचराहट के साथ खुलने लगा। छन छन की आवाज़ अब और ज़्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। जाहिर था कि वो पायल वाली औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों हड़बड़ा गए।
मैं ज़ोर से खींच कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कोशिश बेकार थी। इतने सारे ताबीज़ों में बंधे होने के कारण उस दरवाजे को इस तरह खोल पाना नामुमकिन था। मैंने आव देखा न ताव आयुष के हाथ से मशाल छीन ली। मैंने उस ताबीज़ों को जलाकर दरवाजे को खोल देना चाहता था। उस पायल वाली औरत से बचने के इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आयुष से बात करके मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने मशाल को उन ताबीज़ों के गुच्छों की तरफ बढ़ाया। मैं क्या करने वाला हूँ आयुष शायद समझ चुका था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं लिया। मैंने लगभग मशाल को उसको जलाने के लिए बढ़ा ही दिया था कि एक अपरिचित आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। रुक जाओ, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। वो ताबीज़ जल गए और ये दरवाज़ा खुला तो वो पिशाचिनी हवेली के बाहर भी जाएगी। ये उसी औरत की आवाज़ थी जिसकी पायल के बजने की ध्वनि हम अभी तक सुनते आ रहे थे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बिल्कुल एक थकावट भरी आवाज़ की तरह, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ना मैंने पीछे मुड़कर देखा और ना ही आयुष को देखने दिया। सुन, ये आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। मैंने पहले भी सुनी है। हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। हो सकता है वो हमारी तरह यहाँ फंसी हो। क्या पता वो सही बोल रही हो। ये ताबीज़ जलाना मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। आयुष ने मुझे ताबीज़ जलाने से रोकते हुए कहा। नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। हो सकता है कि कोई छलावा हो या उस भूतनी का कोई नया प्रपंच। मेरे इतने कहते ही पहले आयुष ने मेरा हाथ से मशाल ले ली और पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगा। मैं किसी भी नई मुसीबत का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उल्टा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल इसी तरह डर का साया मेरे ऊपर हावी रहा, लेकिन आयुष की आवाज़ ने मुझे फिर से चौंका दिया। गौरी काका, आप? उसके चिंता और आश्चर्य मिश्रित स्वर मेरे कानों में गूंजने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर रौनक जी ने हमें सस्पेंस में छोड़ दिया है। अब जैसे ही इनकी कहानी आगे की ओर आती है और बढ़ती है तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रकाशित करके इसे सुनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह हम आपके लिए नई नई कहानियाँ नए नए सब्सक्राइबर द्वारा लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।